चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खुलासे की बात करते हैं जिसने भारत की न्याय प्रणाली की जड़ों में सच में हड़कंप मचा दिया है। जरा सोचिए, इंसाफ के लिए कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और जिस इंसान को केस सौंपा जाए उसके पास असल में कानून की कोई डिग्री ही ना हो। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो हाल ही में सामने आई है। आज इसी गंभीर मुद्दे की बिल्कुल तह तक जाएंगे। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर है। हम बात करेंगे फर्जी वकीलों के चौंकाने वाले खुलासे पर, एक दशक की निष्क्रियता, सिस्टम के अंदर के क्रिमिनल नेटवर्क, कॉकरोच विवाद और आखिर में सुप्रीम कोर्ट और रिफॉर्म्स पर। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द फेक एडवोकेट रेवलेशन। हमारी कहानी 23 मई 2026 से शुरू होती है, जब एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल एडमिशन सामने आया जिसने लीगल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जरा इस डेटा को देखिए। ये क्राइसिस कितने बड़े लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के चेयरपर्सन ने खुद माना है कि देश में लगभग 35 से 40% वकीलों के पास फेक डिग्रीज हो सकती हैं। मतलब कोर्ट रूम में काला कोट पहने हर 10 में से 4 वकील फर्जी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सिस्टम के साथ हो रहे एक बहुत बड़े धोखे का सबूत है। लेकिन यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आखिर इस 40% वाले बड़े आंकड़े का पता चला कैसे। हुआ ये कि जब BCI ने डिग्री वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया तो करीब 40% वकीलों ने फॉर्म भरने से ही साफ इनकार कर दिया। अब फॉर्म नहीं भरा तो सीधी सी बात है, उन्हें तुरंत सस्पेक्ट और फेक की कैटेगरी में डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, अ डेकेड ऑफ इनएक्शन। क्योंकि देखिए, इतने सारे फर्जी वकील सिस्टम में रातों रात तो प्रकट नहीं हो गए, है ना। ये सालों की अनदेखी का नतीजा है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि 2015 में ही इन्हीं BCI अध्यक्ष की मौजूदगी में ऑफिशियली तौर पर मान लिया गया था कि 30% वकील फेक हैं। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई, लेकिन फिर भी एक दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद यह क्राइसिस कम होने के बजाय 2026 आते आते 35 से 40% तक पहुंच गया। मतलब समस्या सबको पता थी, लेकिन एक्शन कुछ खास नहीं लिया गया। तो आखिर इसे रोका क्यों नहीं गया? इसका जवाब छिपा है हमारे तीसरे पॉइंट में, द क्रिमिनल नेटवर्क इनसाइड। समझते हैं कि यह फ्रॉड अंदर से ऑपरेट कैसे हो रहा था। यह पूरा फर्जीवाड़ा मुख्य रूप से 3 स्टेप्स पर टिका है। पहला, बिना रेगुलेशन वाले लॉ कॉलेज जो बिना किसी स्टैंडर्ड के संदिग्ध डिग्रियां बांटते हैं। दूसरा, स्टेट बार काउंसिल्स का बेहद कमजोर वेरिफिकेशन, जहां जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए उन्हें यूनिवर्सिटीज से क्रॉस चेक ही नहीं किया जाता। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, इंस्टीट्यूशनल मिलीभगत, जो इस पूरे फ्रॉड को अंदर से पूरी सुरक्षा देती है। इसे थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए दिल्ली बार काउंसिल के इस रीसेंट केस स्टडी को देखते हैं। लॉ ट्रेंड की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कैसे एक वकील ने जाली डॉक्यूमेंट्स और पैसों के दम पर अपना एनरोलमेंट करवा लिया। और शॉकिंग बात पता है क्या है? बार काउंसिल के ही एक स्टाफ मेंबर जगदीश और एक ब्रोकर ने अंदर से इस ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क को फैसिलिटेट किया, यानी सिस्टम के रक्षक ही इस भ्रष्टाचार को चला रहे थे। अब इन नंबर्स पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। 2019 से 2024 के बीच, यानी पूरे 5 सालों में दिल्ली में केवल 107 फेक एडवोकेट्स को रोल से हटाया गया। जब हम देश भर के लाखों वकीलों और उस 40% फेक वाले अनुमान को देखते हैं तो यह मुट्ठी भर एक्शन एक मजाक की तरह लगता है। और यही वो वजह है जिससे देश की सबसे बड़ी अदालत का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बहस छिड़ी जिसने नेशनल लेवल पर एक तीखा विवाद खड़ा कर दिया। आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, द कॉकरोच कंट्रोवर्सी। एक हेयरिंग के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सिस्टम की विफलता पर इतना गहरा अविश्वास जताया कि उन्होंने मौखिक रूप से ये विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं जो एक्टिविज्म की आड़ में हर सिस्टम पर हमला करते हैं। ये बयान जैसे ही बाहर आया, सोशल मीडिया पर और युवाओं के बीच एक भारी आक्रोश फैल गया। विवाद बढ़ता देख ठीक अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने अपना इंटेंट क्लियर किया। उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि उनका निशाना आम युवाओं पर नहीं था, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों पर था जो फर्जी और बोगस डिग्रियों के सहारे इस प्रोफेशन में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो युवाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें भारत का स्तंभ मानते हैं। एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वर के तौर पर हमें इस पूरे टकराव के दोनों पहलुओं का समझना होगा।
एक तरफ है चीफ जस्टिस का इंटेंट, जो फ्रॉड डिग्री होल्डर्स और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वालों की निंदा करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ मीडिया और आलोचकों का क्रिटिक है, जिनका तर्क था कि संदर्भ चाहे जो भी हो, बेरोजगार युवाओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल अनुचित है। द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने इस क्रिटिसिज्म को और हाईलाइट करते हुए कुछ गंभीर चिंताएं जताईं। उन्होंने याद दिलाया कि पैरासाइट्स और कॉकरोच जैसे शब्दों का रवांडा या नाजी जर्मनी में एक बहुत ही डार्क हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। उनका तर्क था कि देश की सबसे ऊंची अदालत से ऐसी भाषा आने से अनजाने में ही सही बेरोजगार नागरिकों के प्रति नफरत नॉर्मलाइज हो सकती है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी गरिमा के वादे का सीधा उल्लंघन है। इन सब के बीच जब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, तब बीसीआई के अध्यक्ष पब्लिकली चीफ जस्टिस के बचाव में आए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो टिप्पणी सख्ती से केवल उन 40% लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, और उस बयान का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। खैर, विवादों को पीछे छोड़ते हुए आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट और रिफॉर्म्स। हमें ये पूछना ही होगा कि आखिर इतने बड़े लेवल के क्राइसिस को ठीक कैसे किया जाए, आगे का रास्ता क्या है। अब हर तरफ से सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की जोरदार मांग हो रही है। फ्यूचर के लिए जो बेहद जरूरी रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, उनमें शामिल है डिग्री फ्रॉड की एक टाइम बाउंड सीबीआई जांच, वेरिफिकेशन को इग्नोर करने वाले वकीलों का तुरंत सस्पेंशन, यूनिवर्सिटीज के साथ रियल टाइम डिजिटल इंटीग्रेशन को अनिवार्य करना, और सबसे महत्वपूर्ण, बार काउंसिल के काम पर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट का होना। और ये सब हमें इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब इंस्टीट्यूशंस का फेल होना इतने साफ तरीके से और इतनी गहराई से डॉक्यूमेंट हो चुका है, तो क्या अब भारत के लीगल सिस्टम को साफ करने के लिए एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनएविटेबल यानी पूरी तरह अपरिहार्य हो गई है? क्या खुद व्यवस्था को सुधारने के लिए बाहरी हस्तक्षेप ही अब इंसाफ का इकलौता रास्ता बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लीगल ढांचे का भविष्य तय करेगा।